बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐवान सच में खुश आमदेद। नाज़रीन, पाकिस्तान में क़ुव्वत समाअत से महरूम बच्चों के हवाले से हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात की थी, उनकी मुश्किलात का ज़िक्र किया था और कॉक्लियर इम्प्लांट का ज़िक्र किया था। ये वो आला है जो समाअत से महरूम बच्चों को एक मामूली सा ऑपरेशन करके लगा दिया जाता है और उससे उनकी क़ुव्वत समाअत बहाल हो जाती है। इस कॉक्लियर इम्प्लांट के हवाले से इन स्पेशल बच्चों को किन मुश्किलात का सामना है, किस तरह इस आले की पाकिस्तान में इंपोर्ट के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह कितनी बड़ी भारी कीमत वसूल की जा रही है इस आले की, इस पर हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की थी। पाकिस्तान में एक कंपनी है, मेडल नाम की कंपनी है, एहसान दानिश साहब उसके CEO हैं। ये कंपनी पाकिस्तान में इंपोर्ट करती है बैतुल माल के तावन से, स्पेशल एजुकेशन के तावन से ये मुख्तलिफ बच्चों को लगाती है। एहसान दानिश साहब से भी हमारी बात हुई थी और उसके बाद इसका ड्रैप का इस हवाले से क्या किरदार है उस पर आज बात करेंगे और उन बच्चों के वरसा से बात करेंगे जो कॉक्लियर इम्प्लांट की आजमाइश से गुज़र रहे हैं, जिन्होंने ये लगवाया है या जो लाइन में लगे हुए हैं और उनके बच्चों को ये लग नहीं रहा। हम उन बच्चों से, उन बच्चों के वरसा से भी बात करेंगे, ड्रैप के हुकाम से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ एहसान दानिश साहब से भी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा रब्ता हो और इस हवाले से वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर सके। इस हवाले से मज़ीद कुछ इंकशाफात हुए हैं। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरयार साहब और इनके साथ राना कामरान साहब तशरीफ़ रखते हैं। राना साहब, हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में कॉक्लियर इम्प्लांट की बात की थी, उसके बाद एक तूफ़ान खड़ा किया मुख्तलिफ़ लोगों ने और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये इस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए, जबकि ये खालिस्तन इंसानी हमदर्दी का मसला है, स्पेशल बच्चों का मसला है। कॉक्लियर इम्प्लांट जो पाकिस्तान में तकरीबन 20 लाख रुपए से कम किसी सूरत नहीं लगता, उसके हवाले से हमने बात की थी। तो इस पे मज़ीद क्या रिएक्शन आया और कुछ मज़ीद इंकशाफात हैं वो क्या हैं जो आपके पास? बहुत शुक्रिया हनीफ कमर साहब। मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो लोग अवॉइड कर रहे हैं वो एक हद तक तो वो ठीक हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास सिवाय ब्लैकमेल होने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वालदैन के लिए जो सबसे कीमती चीज़ है वो उनके औलाद ही है, उनके बच्चे हैं। और ये आलमोस्ट जो इन्होंने जो अलमिया है पाकिस्तान में वो ये है कि एक उन्होंने हद मुतय्यन कर दी, उम्र की भी एक हद कर दी कि इससे ज़्यादा वो इंटरटेन ही नहीं करते। अगर आप सरकारी तौर पे लेना चाहें तो ये मेडल कंपनी जो इसकी मैं आपको बताऊं कि जब हम इसके रूट्स की बात करेंगे कि इसको सपोर्ट कौन कौन करता है, कौन कौन इसको फीड कर रहा है, किस एंगल से उन्होंने यहाँ पे इजारादारी कायम की है, किस तरह से उन्होंने एक पूरा जाल बिछाया हुआ है, रूट्स हैं उसकी, और हम उसको एक्सपोज करेंगे। हम उसको चूँकि अभी तो शायद मैं आपको उस लेवल पे हमारे पास टाइम ना हो, लेकिन इसकी जो रूट्स हैं कि इसके कौन कौन इसके सहूलतकार हैं, कहाँ कहाँ से इसको फीडिंग मिल रही है, कौन कौन लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये इजारादारी कायम है। इस कंपनी की ये इजारादारी है कि ये पाकिस्तान में सोलो इंपोर्टर है, यही इंपोर्ट करती है और यही लगाती है आगे, और कंपटीशन नहीं है। हमारा इशू हमने ये उठाया था कि कंपटीशन नहीं है, एक ही कंपनी के रहमो करम पे है। एक तो ये कंपटीशन का इशू था, दूसरा कुछ ये लगाने के बाद आफ्टर सेल सर्विस के हवाले से जो नए इंकशाफात हुए हैं वो क्या है? हनीफ साहब देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इसमें कुछ सरकारी हस्पताल इन्वॉल्व हैं जहाँ से ये जो बैतुल माल के हवाले से और जो ये मेडल कंपनी के हवाले से, इसमें दो, एक तो प्राइवेट लोग करवाते हैं, दूसरे सरकारी तौर पे करवाते हैं। जो सरकारी तौर पर करवाते हैं उसमें कुछ ऐसे हस्पताल भी इन्वॉल्व हैं जो वो डिवाइसेज जो रिपेयर होने के लिए आती हैं उनमें से कुछ पुर्जे निकाल लेते हैं, पुर्जे निकाल के उनको फिर एक मुकम्मल किट बनाते हैं और फिर वही किट जो है वो उन पेरेंट्स को महंगे दामों फ़रोख्त की जाती है। उसकी आप समझ लें कि ये ब्लैक में उसकी फ़रोख्त हो रही है। अच्छा, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों के ख़राब हो गया वो सर्विस के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में जमा करवा दिया, वो ऑफकोर्स इसको रिप्लेस करें या ठीक करें, तो वो होते ठीक ही हैं पुर्जे, वो ठीक होते हैं, ठीक होती है। डॉक्टर ने या किसी मुतलका बंदे ने कह दिया कि ये ख़राब है तो आम आदमी वो उस रिप्लेसमेंट के उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, वालदैन से भी उनसे। उसके एक तो उसमें कुछ वारंटी में चीज़ें होती हैं, जो वारंटी में होती हैं वो कंपनी को वो डैमेज कर देते हैं, जो नहीं होती वो कभी पेरेंट्स उसमें डैमेज होते हैं, कभी कंपनी डिवाइसेस बाद में ओपन मार्केट में वही बाद में वो लोग जो हैं जो अस्पताल का अमला है वही जो चूँकि पेरेंट्स उनके साथ राब्ते में होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन मजबूर है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कितने में पे कर सकता है। ये बड़ा ईजी इनकमिंग है, बड़ा ईजी मेथड है पैसे कमाने का। डॉक्टर साहब, इस मर्ज़ के हवाले से हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि हम अवेयरनेस भी पैदा करें इस मर्ज़ के हवाले से भी। तो ये मर्ज़ कैसे है, मौरूसी है, हो जाता है, पैदा होने के बाद भी बच्चे को हो जाता है, और इसका ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट है ये कितना मुअस्सर है, कितना फ़ायदेमंद है?
देखें, अगर हम बात करें इसकी कि ये मॉरिसी है, तो पहला तो इसका जो बताया जाता है वो ये है कि जी कज़न मैरिजेस जो है ना वो इसकी वजह है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है। इसकी कोई भी जेनेटिक रीज़न भी हो सकती है, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि कज़न मैरिज हो। और जो इसकी अगर हम बेसिक रूट कॉज की बात करें तो सिवाय कज़न मैरिज के और किसी चीज़ के ऊपर तहकीक नहीं, सारी जो वजूहत हैं वो नामालूम है कि जी आउट ऑफ नो वे जो है ना एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब तक पेरेंट्स को पता चलता है तो तब तक उसकी जो समात है वो मुतासर हो चुकी होती है। और इस रूट काज के अलावा बाकी किसी रूट काज के ऊपर ना कोई रिसर्च हुई है ना कोई बात हुई है। बस इसके लिए रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपने हिफाजती इक़दाम करने हैं। एक टेस्ट होता है जो बच्चे का पैदा होने से कुछ दिन तक आपने कराना होता है, उसे हम समात का टेस्ट कहते हैं। वो अगर करा लें तो वो उसके बाद इसको आप रूल आउट कर सकते हैं कि जी आपके बच्चा जो है इसकी जो समात है वो मुतासिर है कि नहीं है। अब इस कॉक्लियर इम्प्लांट पे आते हैं जी। ये इसके रिजल्ट कितने % ठीक हैं? जिन बच्चों में लग जाता है कितना रिजल्ट है इसका, क्योर रेट कितना है? मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो डिसेबिलिटी पूरी दुनिया में रिपोर्ट है होती है जितने सारे अफराद हैं वो तकरीबन 16% है टोटल पॉपुलेशन की। उस 16 में से तकरीबन कोई 3% के करीब, नहीं मैं ओवरऑल डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब मैं हेयरिंग के ऊपर आ जाता हूँ कि कोई 3% के करीब जो डिसेबिलिटी है, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में चूँकि कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई डेटा नहीं है। और मसला हमारे यहाँ ये भी है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो डिसेबल पर्सन का CNIC अब बनवाना शुरू हुए हैं, वो भी जब किसी को सरकार से या कहीं से कोई स्पेशल फेवर लेनी होती है तब जाके। दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ये कराची से एक खातून है उम्मे अमन, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं। और उम्मे अमन इनकी बेटी है, उन्होंने 3 साल पहले इसको कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया था, लाहौर से करवाया था। तो उनसे हम जानते हैं कि ये क्या उनका तजर्बा कैसा रहा। जी आप उम्मे अमन की वालिदा बात कर रही हैं, आपकी बच्ची का क्या इशू है? जी मेरी बच्ची का कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ हुआ है लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। 3रा साल है। मेरी बेटी के जो इंटरनल डिवाइस है वो उसके चैनल ब्लॉक हो गए हैं, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दोबारा ऑपरेशन होगा। अच्छा, ये आपने 3 साल पहले आप बता रही हैं कि इम्प्लांट करवाया था? जी 2018 में करवाया था। तो किस कंपनी की तरफ से ये हुआ था? ये मेडल कंपनी का है, ओपस 2 का। एहसान दानिश साहब जिसके CEO हैं। जी जी। अच्छा, लेकिन तो मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुआ था। कितने पैसे लगे थे आपके, कितने पैसों में हुआ था ये? उस वक्त मंजूर हुए थे बैतुल माल से 14 लाख रुपए। अच्छा, 14 लाख रुपए बैतुल माल ने दिया था? जी जी, बैतुल माल ने दिए थे। ये अब आप कह रही हैं कि कितनी देर बाद, ये इम्प्लांट होने के कितनी देर बाद ये इसकी डिवाइस खराब हो गई? ये मेरी डिवाइस मेरी बेटे की 3 महीने हुए। तो अभी मैं ये अगस्त की 11 को मैपिंग करवाने गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि चैनल्स बंद हो गए हैं, तो अब जब डिवाइस आएगी तो हम आपको बुलाएंगे। तो उस सूरत में वो 3 महीने से खराब है। मैं बच्ची बीमार भी है, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची का जल्द से जल्द हो जाए, ताकि एक तो वो टाइम भी ज़ाया हो रहा है, दूसरा इंटरनल डिवाइस की वजह से तबीयत भी सही नहीं है उसकी। तो आपने कंपनी से रब्ता किया कि ये खराब हो गई है, इसको रिप्लेस करें या इसको ठीक करें? कंपनी से वो कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन जमा करवा दें और फिर हम खुद राब्ता करेंगे। कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहा है कि कितनी देर में ठीक करके देंगे आपको? नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। जो पुरानी इंटरनल डिवाइस होती है वो अगर ठीक हो भी जाए तो वो दोबारा खराब हो जाती है। खुदारा बच्ची के लिए नई डिवाइस मंगवा कर डालें, ताकि ये रोज रोज सर्जरी कराना आसान बात तो नहीं है। तो ये कंपनी के जो CEO हैं एहसान दानिश साहब, वो इस बात पे एग्री हैं कि वो आपको नई डिवाइस देंगे, रिप्लेस करेंगे? उनसे तो मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मेरा तो कांटेक्ट चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों से है, वो उनसे कहेंगे तो होगा। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस करके देंगे, रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे इसका? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया मुझे। उन्होंने कहा है सिर्फ ऑस्ट्रिया मुल्क जो है वहाँ से आपकी डिवाइस आएगी तो दोबारा ऑपरेशन होगा। अब पता नहीं वो कब आएगी और कब प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेहत भी खराब है, टाइम भी जाया हो रहा है, बच्ची का पहले ही लेट ऑपरेशन हुआ है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया से डिवाइस आएगी फिर आपको देंगे, और 3 महीने हो गए इस बात को। जी जी, 3 महीने से ये मेरी बच्ची का खराब है। तो इसके लिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से मेरी बच्ची का कर दें। इसके लिए क्या हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं पैसे भी आपको पे करने पड़ेंगे या फ्री करेंगे वो? जब एमन का ऑपरेशन हुआ था तो उसके 1 महीने बाद उसकी दोनों बैटरी महीने के अंदर ही खराब हो गए थे।
अच्छा, 1 महीने के अंदर ही बैटरीज खराब हो गई थी इसकी? जी, एक के बाद एक खुद बखुद। और मैं अपनी बेटी का सेलो पर काम चला रही हूँ, बैटरियां तो पता नहीं क्यों इस तरह महीने में ही खराब हो गई। अच्छा, इतना महंगा हम लोग करवाते हैं। ये जो डिवाइस आपका जब खराब हो जाता है तो फिर आप वापस जमा करवाते हैं उसको हॉस्पिटल में? जी, वो देते हैं तो उसके बदले में वो फिर दूसरी देंगे। अच्छा, वो वापस जमा कर लेते हैं और उसके बाद रिप्लेस करते हैं उसको? उसके बाद जमा कर देते हैं। और मुझे एक दफा एहसान दारिश ने उनकी कीमत बताई थी तो 40-41 हजार रुपए बताई थी एक बैटरी की कीमत। आप चूँकि 3 साल से इस प्रोसेस में हैं तो बाकी जो बच्चे इधर इलाज के लिए आते होंगे उनके वरसा से, लवाहिकीन से भी आपका रब्ता होता होगा। तो एक ये इतला भी है कि ये डिवाइसेस रख लेते हैं और उसके डिवाइसेस चेंज कर देते हैं, बच्चों की बाहर प्राइवेट मार्केट में सेल कर देते हैं, इस तरह की कोई इतलात है आपके पास? पेरेंट्स अक्सर आपस में ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? हमारे तो बच्चे ही हमें अजीज है, हमें क्या पता, हम सादा से लोग हैं। इतनी मुश्किल से 3 साल सफर कर करके लाहौर में रहने की जगह नहीं, हम लोग होटलों में रह रहकर हमने अपने बच्चे के काम करवाए और अब दोबारा मैं उसी जगह पे आकर खड़ी हो गई हूँ। और मेरी बेटी खुद कहती है कि मेरा ऑपरेशन करवाएं, मुझे आवाज नहीं आ रही, वो रोती है बकायदा। ये 3 साल के दौरान आपके लाहौर से कराची के कितने कराची से लाहौर के चक्कर लगे अंदाजन? मेरे अंदाजन 10 से 12 चक्कर तो लग चुके हैं। अभी आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा कि कब आपके बच्चे की डिवाइस दोबारा आएगी, नहीं आएगी? बस इनको चाहिए कि जब वारंटी में काम होता है तो जो डिवाइस होती है उनको पहले से ला के रखनी चाहिए। जैसी बच्ची की खराब हो तो उनको चाहिए कि वो दोबारा ऑपरेट करें। ये टाइम जो दे देते हैं इसमें हमारा तो वेस्ट हो रहा है ना, बच्ची की स्पीच डेवलप का वक्त है तो फिर वो भी जाया हो रहा है बच्ची का। बहुत शुक्रिया जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचेगी और आपके मसले का कोई ना कोई हल इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। राना साहब, उम्मे अमन की बात आपने सुनी, वो कह रही हैं कि 3 माह से उनकी बच्ची की जो डिवाइस है जो लगी हुई वो ख़राब हो चुकी है। सर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि 3 माह से, दूसरा वो कराची से आती है। आप देखें, आप जुल्म देखें। और उसके मैं आपको बताऊं कि इस तरह के कई केसेस हैं, ये तो एक आप मिसाल दे रहे हैं नहीं साहब। मैं आपको बताऊं कि जो मैं जो बात आपसे पॉइंट आउट कर रहा हूं वो ये है कि स्पेशल एजुकेशन ने कुछ स्पेशल बच्चों के लिए कुछ ये इम्प्लांट जो है ये मंगवाने थे, 65 उन्होंने ऑर्डर किए और वो भी उसी कंपनी को किए। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कॉकलियर इम्प्लांट की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आपने इससे पहले बच्ची की वालदा की बातें सुनी, क्या तबसरा है आपका उस पर? सर, बात यह है कि एक तो आपको पता है कि डायग्नोसिस का तरीक़ाकार नहीं है, फिर ये कि एक एज की लिमिट है। ये तो मसाइल आ गए ना पेरेंट्स के लेवल पर या फिर अब आप आगे आ जाएँ तो आगे इसमें जो महकमे इन्वॉल्व हैं, जो कंपनी इन्वॉल्व है, आगे आपके पास रैप आ गई, रेगुलेशन का इदारा आ गया। तो कुल मिला के बात यह कि पेरेंट्स के लिए तो मुसीबत ही मुसीबत है। मुस्लिम हानी साहब मेरे साथ मौजूद है। मुस्लिम हानी साहब, ये भी एक स्पेशल बच्चे के बाप हैं, क्या मसला है, क्यों नहीं उसका कॉकलियर इम्प्लांट हो रहा? आपने बैतुल माल से या मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया आपने? मसला ये है कि उनके यहाँ उन्होंने एज जो रखी है वो 5 साल रखी है। अच्छा, तो हमारा बेटा एज में ओवर एज है। अच्छा, इसके अलावा हम बैतुल माल में गए हैं, उधर भी यही मसला है। ये पैसे कितने आपको बता रहे हैं कि कितने पैसे लगेंगे इस पे? हाँ, यही तो मैं तो बताता हूँ। पैसे जो है ना, ये जो प्राइवेट है ये तो 18 लाख भी बता रहे हैं। अच्छा, ये जो मेडल का है ये 18 लाख बता रहे हैं, लाहौर से भी और कराची में भी इनका एक डीलर है नजमुल हक साहब। ये मेडल कंपनी 18 लाख रुपया बता रही है? बिल्कुल, कराची में है डॉक्टर नजम साहब जी, हैदराबाद में, और लाहौर में जो है ना दानिश साहब हैं या नदीम अपना मुख्तार साहब हैं। ये एहसान दानिश साहब मेडल वाले 18 लाख रुपया बता रहे हैं? जी 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 जी, उन्होंने मुझे 18 का कहा था। तो ये मेडल वाले जो एहसान दानिश साहब हैं, ये इन्होंने आपको क्या कहा है कि लगा देंगे 18 लाख में, या ये भी कह रहे हैं कि ओवरेज हो गया बच्चा? सर, उन्होंने पहले तो कहा था हम लगा देंगे, और एक का नहीं कहा था। अच्छा,
जो कि मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पूरा पाकिस्तान घूमा भी हूँ, बच्चों को भी मिला हूँ। ठीक है ना सर, ये तो ऑपरेशन करके छोड़ देते हैं। अच्छा, आगे बच्चे की मर्जी और उनके वालिद की मर्जी तो उन पे छोड़ देते हैं कि वो मेहनत करें ना करें, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जो मैंने जो देखा है, हर बच्चे से मिला हूँ जी। पाकिस्तान का पहला बच्चा जो कोकलेयर हुआ था वो शिफा इंटरनेशनल में हुआ था, मैं उस बच्चे को मिला हूँ, उसके बाप को जानता हूँ, दादा को भी पिंडी में जी। ठीक है ना सर। वो बच्चा अभी तो माशाल्लाह बीए कर रहा है। शिफा इंटरनेशनल का पहला केस था और पाकिस्तान में भी पहला केस था। अभी आप कह रहे थे कि एहसान दानिश साहब ने पहले आपको कहा कि कर देंगे, आपके बच्चे का इम्प्लांट कर देंगे, अब क्या कह रहे हैं वो? सर मैंने उनसे राब्ता भी नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि वो पैसे कम नहीं करना चाहते थे। जब मैं CMH में गया पिंडी में तो उन्होंने 14 लाख का बोला है। अच्छा, CMH वालों ने 14 लाख का बताया जी। वो भी इसी मेडल कंपनी का या किसी और कंपनी का? मेडल का CMH वाले 14 लाख का बता रहे हैं, ये एहसान दानिश साहब 18 लाख का बता रहे हैं। जी। डॉक्टर नजम दूसरा डीलर है पाकिस्तान में मेडल की तरफ से, कराची में बैठते हैं, वो भी 18 का कह रहे हैं। डॉक्टर नजम भी 18 का कह रहे हैं जी, मुझे उन्होंने 18 का कहा था। अच्छा, तो ये बैतुल माल के भी एडवाइजर हैं एहसान दानिश साहब, तो आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि बैतुल माल से करवा दें आप उनका? सर जहाँ तक आपकी ये बात है, तो जब सारे मुझे कह देते हैं कि आपके बेटे की एज 5 साल से ऊपर है, बैतुल माल से हो ही नहीं सकता। आपको क्या उम्मीद है, कोई हुकूमत की तरफ से? मुझे हुकूमत की तरफ से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मुस्लिम हानी साहब की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं 23 लाख रुपए का खर्चा उन्हें बताया जा रहा है। ना तो बैतुल माल मेडल से बाहर है। अगर बैतुल माल की बात करेंगे तो मेडल की बात करेंगे तो एहसान दानिश साहब उसके एडवाइज़र हैं। जब वो उसके एडवाइज़र हैं तो रिकमेंडेशन किस लेवल पे आप क्या आप सोच सकते हैं? सब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? पहली बात ये कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं और साथ में आप एडवाइज़र हैं। दूसरी बात यह कि बैतुल माल जो है उसको एटलीस्ट इन चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए कि अगर वो किसी और अस्पताल में यही चीज़ 12-13 लाख रुपए में प्रोवाइड कर रहा है तो वाई नॉट के पेरेंट्स तक जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी इसी कीमत में वो दे। कोशिश करूंगा ड्रैप वालों से भी बात की जाए, लेकिन रिजवान आसी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब ने भी अपने बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट करवाया है, उनसे जानते हैं उनका तजर्बा कैसा रहा। रिजवान साहब, हम कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, आपको भी इस आजमाइश से गुजरना पड़ा, आपने भी कॉकलियर इम्प्लांट करवाया अपने बच्चे का, तो ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखें, बात ये है सर कि ये कॉकलियर इम्प्लांट का जो मसला है ना, ये इंतहाई मुश्किल है। बच्चे जो हैं उनकी उम्रें जा रही हैं। प्राइवेट जितने भी डॉक्टर बैठे हैं हमारे पाकिस्तान में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं सबसे मिला हूँ जाके, और इनका क्या तरीकाकार है, ये 25 लाख 20 लाख 22 लाख, जहाँ पे जो बंदे का ज़हन बन जाए ना कि ये बंदा इतने पैसे अफोर्ड कर सकता है, तो ये उसको वहां पे जो है एडजस्ट करके ना तो पैसे ले लेते हैं, लेकिन कम से कम 20 लाख से कम ये ऑपरेशन नहीं करते। आपने प्राइवेटली करवाया या बैतुल माल के जरिए करवाया? मैंने प्राइवेट ही करवाया है और मैं बड़ा जलीलो खार हुआ हूँ। मैंने बैरिया में भी डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाए थे और मैंने गवर्नमेंट में भी करवाए थे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। जो बंदा हुकूमत के खजाने से ऑपरेशन करवाता है, तो जब बंदा ट्राई करता है, फर्स्ट बच्चे की उम्र 1 साल होती है, तो उसको वो पैसे अपने पास करवाते करवाते तकरीबन 5 साल लग जाते हैं। जब 5 साल बाद उस बच्चे की बारी आती है तो फिर उस ऑपरेशन का फायदा कोई नहीं होता। आपके बच्चे का कब हुआ? ये आपने मेडल कंपनी का करवाया या ये अमेरिका वाली जो आप बता रहे हैं उसका करवाया है? ये मैंने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है मेडल, उससे ये जी बिल्कुल उसका करवाया। तो इसके भी आगे कई सारे ब्रांड है उनके पास। अच्छा, अब हमें तो नहीं पता ना। ये 20 लाख में लगा आपका या कितने पैसे लगे? हाँ जी, तकरीबन 20 लाख में जो है ये ऑपरेशन होता है। और इसकी जो इंस्टॉलमेंट हो गई, तनसीब हो गई, आला लग गया, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी है इसकी या उसके अलग चार्जेस हैं, क्या है इसका? मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कंपनी ने हमें 10 साल वारंटी दी है। जो अंदरूनी आला लगता है ना उसकी 10 साल वारंटी है, और जो बाहर बहरूनी आला है उसकी 5 साल तक कंपनी ने गारंटी दी है कि अगर इसकी वायर खराब हो जाए या कुछ अंदरूनी को मसला आ जाए तो आप लोगों ने छेड़ना नहीं है, तो आपकी फ्री रिपेयरिंग होगी। अगर इसमें पानी चला जाता है या कोई बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती, ना फिर अंदरूनी की कोई वारंटी है ना कोई बहरूनी आले की गारंटी। अच्छा रिजवान साहब, आपके दूसरे जो बच्चे हैं, मुख्तलिफ जो मरीज बच्चे हैं, उनके वरसा के साथ भी आपका राब्ता है? क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है जिसमें
बदकिस्मती से ये सफ़र करना पड़ता है। तो ये लोगों को क्या मुश्किलात हैं? एक तो 20 लाख रुपया बड़ी हैवी अमाउंट है और एक ही कंपनी है इस वक्त, या कोई और कंपनीज भी हैं पाकिस्तान में जो लगा रही हैं? देखिए, बात यह है कि पहले तो पाकिस्तान में एक ही कंपनी थी, उसके बाद अब ये मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 से 3 कंपनियां आई। और दूसरी बात ये है कि वालदैन को बहुत ज्यादा परेशानी है। राणा साहब, रिजवान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो तो कहते हैं कंपनी जहां पे कोई काबू आए वहां पे डील करती है 18 लाख, 20 लाख, 23 लाख, 25 लाख तक। हनीफ कमर साहब, ड्रैब कहाँ पे है? ड्रैब की जिम्मेदारी क्या है? मुझे ये बताएं कि उसका बेसिक रोल क्या है पाकिस्तान में ड्रैब? ऐसा पॉसिबल होता है? आप देखते रहते बाकी दुनिया में भी कि किसी मुल्क में सिर्फ एक कंपनी ही हो, वो सप्लाई कर रही हो चीज़ें और 20 साल से कर रही हो और उसका कंपटीशन में ना आए, ऐसा होता है? जो रेगुलेटरी इदारा होता है ना, वही इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। आपने चेक्स लगाने या आपने लोगों के लिए सहूलियात पैदा करनी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम में आएँ और वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। एक से ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो कम आएगी। मेरा ख्याल है हम तो बातें कर ही रहे हैं। गजनफर अली साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर एंड ड्रैब के, वो टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। ये सारे सवाल उनके सामने रखते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट इंपोर्ट करते हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तान में? नहीं पता जी। आपको पता नहीं है? नहीं जी। आप इसके इंचार्ज हैं तो आपको पता ही नहीं कि कितनी कंपनीज इंपोर्ट कर रही हैं? नहीं जी, हमें नहीं पता। हमारे पास तो शायद एक आदमी ही रजिस्ट्रेशन करवाई है, बाकी इस वक्त एग्जाम्पशन पीरियड चल रहा है जिसमें वो हमारे पास नहीं आती कंपनीज, वो डायरेक्ट कस्टम से रिलीज करवा लेती। अच्छा, आपके पास कितनी कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवाई है? 1-2 होंगी, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है। एक कंपनी ने करवाई है? कौन सी कंपनी है वो? मुझे अभी नाम नहीं याद। मैं आपको बता दूं, मेडल कंपनी होगी मेरा ख्याल है। मेडल तो बाहर की कंपनी होगी ना, हम तो इम्पोर्टर, जो पाकिस्तान में इम्पोर्टर है उसको जानते हैं जी। पाकिस्तान में इम्पोर्टर कौन है इनके? लाहौर की कोई पार्टी है, नाम जहर से निकल गया, डॉक्टर अफजल है। एहसान दानिश साहब भी हैं? नहीं, एहसान दानिश तो नहीं है। एहसान दानिश साहब और डॉक्टर अफजल साहब, ये दोनों? डॉक्टर अफजल है। डॉक्टर अफजल और एहसान दानिश साहब ये एक ही कंपनी है ना? मेडल के ही है इम्पोर्टर ये। अच्छा, एहसान दानिश को नहीं मैं जानता, डॉक्टर अफजल साहब है उनको मैं जानता हूँ। वो उन्होंने शायद एक रजिस्ट्रेशन करवाई है। अच्छा गजनफर साहब, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है? इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड करें मेडिकल डिवाइस रूल्स, उसके बाद इंपोर्ट का लाइसेंस अप्लाई करें फॉर्म 2 के ऊपर, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, वो डिपेंड करता है कि क्लास ABC-A है या BC-D है। ठीक है। तो वो उसी रूल्स के अंदर फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो कितनी कंपनीज ने अप्लाई की है आपके पास, या किसी ने अप्लाई नहीं किया एहसान दानिश साहब की कंपनी के अलावा? देखिए, इस तरह हमें नहीं पता होता कितनों ने अप्लाई किया है। 3,500 हमारी पेंडिंग फाइल है, हमें नहीं पता कि किसने अप्लाई किया किसने नहीं किया। अच्छा, ये तकरीबन 20 साल से ये मेडल कंपनी के एहसान दानिश साहब और डॉक्टर अफजल साहब, जिस तरह आपने बताया, ये इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये 20 साल के दौरान कोई एक और कंपनी एक भी नहीं आई जिसने रजिस्ट्रेशन करवाई हो आपसे? सर 20 साल अभी तो एग्जाम्पशन पीरियड चल रहा है, रजिस्ट्रेशन की तो इस वक्त रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये एग्जाम्पशन पीरियड जरा आसान अल्फाज में बता दें कि इसका क्या मतलब है? देखें, जो मेडिकल डिवाइस रूल्स आए हैं वो 16 जनवरी 2018 को आए हैं। उससे पहले तो रेगुलेशन ही नहीं थी, रेगुलेट नहीं कर रहे थे। अच्छा, उन रूल्स के अंदर उसमें ये था कि मेडिकल डिवाइस रूल जब 16 जनवरी 2018 को आए तो ये मुमकिन नहीं था कि एक ही दिन हम सारी चीजें रोक देते और कहते कि जी आज से ये कानून आ गया, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो एक दिन में तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ड्रैप ने अपने मेडिकल डिवाइस रूल्स में 2 साल का टाइम पीरियड दिया कि इन 2 सालों के अंदर आप अपनी लाइसेंस भी ले लें इंपोर्ट का और रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। वो जो 2 साल का टाइम था वो 16 जनवरी 2020 को खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे इंपोर्टर्स थे जो हमारे पास, उन्होंने इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं लिया था, ना रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो फिर ड्रैप ने दोबारा उनको 1 साल से 1.5 साल का टाइम दे दिया, यानी 31 दिसंबर 2022 तक का मजीद टाइम दे दिया है कि आप इंपोर्ट का लाइसेंस मस्ट कर दिया है कि वो लाजमी ले लें और प्रोडक्ट जो है वो 31 दिसंबर 2022 तक रजिस्टर करवा लें। अच्छा, अगर जिस तरह 2018 में टाइम दिया 2020 तक का, अब दे दिया 2022 तक का टाइम, अगर 2022 तक भी कोई किसी ने ना कराया तो फिर क्या होगा? हाँ, अगर 2022 तक ना करवाया ना जी, फिर रोक लेंगे, फिर इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे अनलेस के फेडरल गवर्नमेंट फिर दोबारा तरमीम करके अप्रूव करके उसमें कोई एक्सटेंशन मिले। लेकिन मेरा ख्याल है अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी।
अच्छा, अब इस वक्त ये मैं जो समझा हूँ वो स्टेटस ये चल रहा है कि जो कंपनी आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा ले उसका भी भला, जो ना कराए उसका भी भला। जी, अभी तक ऐसे ही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो इस पे जो कंपनी रजिस्टर्ड है आपके यहाँ ड्रैप में, जो कंपनी रजिस्टर्ड है मेडल, अभी तक सिर्फ एक मेडल कंपनी है, उसी की मार्केट में मोनोपोली है और वो 20 लाख तक का डिवाइस ये कॉक्लियर इम्प्लांट दे रही है। नहीं, तो ये कीमतों के हवाले से रेगुलेट करना ये कोई ड्रैप की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, ड्रैप की जिम्मेदारी होती है मेडिकल डिवाइसेस को, लेकिन पूरी दुनिया में मेडिकल डिवाइसेस की प्राइसेस रेगुलेट नहीं होती, इसलिए अभी तक ड्रैप ने भी नहीं किया। बाकी या जहां तक बात है कि मोनोपोली की, तो अगर कोई और कंपनी जो कि अनरजिस्टर्ड भी ला सकती है तो उसको लाने की इजाजत है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। कंपटीशन हो सकता है अगर कोई और कंपनी भी इंपोर्ट करे तो। कोई और कंपनी भी इंपोर्ट करे तो कंपटीशन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन भी। आप ये फिर सूए इत्तफाक है, उसने इत्तफाक है ये कि किसी भी कंपनी ने अप्लाई नहीं किया आपके यहाँ और आपने किसी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं दी सिवाय मेडल के? मेरे पास आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं तो हमारा रजिस्ट्रेशन का सारा डाटा हमारी वेबसाइट पे पड़ा है, उसको अगर आप देखना चाहे देख सकते हैं। शायद किसी और ने भी किया हो। हमारा जो कंसर्न्ड लड़का है वो अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचा, कोई प्रॉब्लम है। इस तरह मैं अभी आपको याद है एक कंपनी मेडल है, लाहौर की है, डॉक्टर अफजल जी, साहब वो आपको तो याद याद है। इसी तरह अगर कोई और होता तो वो भी याद होता आपको? नहीं, जरूरी नहीं है। असल में ना हमने कोई 3,500-4 हजार के करीब प्रोडक्ट रजिस्टर्ड किए हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स का याद नहीं होता कि कौन सी रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं है। पेंडिंग केस कितने हैं अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है? पेंडिंग केस कितने हैं टोटल? तो हमारे पास कोई 3,000 के करीब पेंडिंग केसेस हैं। उसमें ये है कि नहीं है कॉक्लियर इम्प्लांट, इसका नहीं पता। तो गजनफर साहब, ये ज्यादती नहीं है कि ड्रैप के पास 3,000 पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, लोग मारे फिर रहे हैं, जिन बच्चों को, मासूम बच्चों को ये डिवाइस लगनी है, उनके वारिस 20-20 लाख रुपया देने पर मजबूर हैं और एक ही कंपनी के रहमो करम पे हैं। रेगुलेट इदारा है आपका, रेगुलेशन करना उसका काम है, तो ये ज्यादती नहीं कि वो 3,000 पेंडिंग केसेस का आप फैसले नहीं कर रहे? सर, हम तो बात सुन लेना सर, हम चलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिसने पहले अप्लाई किया उसकी एप्लीकेशन को पहले हम देखते हैं। वो पहले वाला तो हो गया ना, 20 साल पहले जिसने अप्लाई किया उसको मिल गया, उसके बाद किसी ने अप्लाई 3,000 जो बाकी पड़े हैं उन पे भी तो पहले आइए पहले पाइए का असूल लागू करना चाहिए ना आपको। जी, वो लागू है, वही लागू है। अगर उसमें कोई है तो हमें नहीं पता, अगर कोई है तो सामने आ जाए। आपकी बात कोई मैं अगर आगे बढ़ा लूं, हम 20 साल कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 2018 से हमने ये टाइम दिया, तो 2018 से लेकर आज 2021 है, इस दौरान किसी एक कंपनी को भी ड्रैप ने नहीं रजिस्ट्रेशन दी, जबकि पेंडिंग केस 3,000 आपके बकौल पड़े हुए। मैं कह रहा हूँ हमने कोई 3,500 रजिस्ट्रेशन दे दी हुई है। 3,500 रजिस्ट्रेशन दे दिए हैं, तो फिर मेडल की अकेले की रजिस्ट्रेशन क्यों है? वो किन को दिए हैं? तो कोई और नहीं है ना, कोई और अप्लाई, हम किसी को घर से पकड़ के तो नहीं ला सकते ना आके अप्लाई करो। तो जब आप रेगुलेट करते हैं, इदारे की जिम्मेदारी है कि वो कीमतों का तयन भी करे, कीमतें भी रेगुलेट करे और उसका फ्लो, डिवाइस का जो फ्लो है मार्केट में वो भी यकीनी बनाए। इसी तरह मेडिसिन के हवाले से भी यही होता है कि उसका फ्लो भी बरकरार रहे और कीमतों पर भी चेक एंड बैलेंस रहे। तो ये ड्रैप इतने बड़े इशू से बेखबर है या जानबूझकर खामोश है? नहीं, ये पूरी दुनिया में रेगुलेट नहीं होती मेडिकल डिवाइसेस की प्राइसेस। तो ये हुस्न इत्तेफाक है कि इंडिया में यही डिवाइस, यही कंपनी 4 लाख की दे रही है, हमारे यहाँ 20 लाख की दे रही है, और हम कह रहे हैं कि इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में नहीं होता। प्राइसेस रेगुलेट करना, अगर आपने इसका जवाब लेना है तो प्राइसिंग डिवीजन में कॉल कर लें। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप इस शोबे के सरबराह, आपकी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन है, तो आपने कितनी कंपनीज को रजिस्ट्रेशन दी कॉक्लियर डिवाइस की? कॉक्लियर इम्प्लांट का आपको बता दिया है। अगर आपने डाटा लेना है तो वो हमारी वेबसाइट से देख लें, हो सकता है कोई और कंपनी को भी दिया हो सकता है, या आपको कंफर्म है कि किसी को दिया है तो उसका कंफर्म नहीं है? वो जिसका आपको बताया उसी का कंफर्म है, बाकी और भी कोई होगी जिसको दिया हो। गजनफर साहब, ये इसी का नाम याद है आपको, इसी के डॉक्टर का नाम याद है, बाकी का याद ही नहीं है। वो वेबसाइट पे हम देखें, वेबसाइट आपकी खामोश है इस हवाले से। वेबसाइट पे आप जाए ना, dra.gov.pk। जी, हम भी देख रहे हैं, मेरे सामने है वेबसाइट खुली हुई, सिवाय मेडल के किसी कंपनी को आपने रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, किसी और जगह देख रहे होंगे। डिविजन्स को क्लिक करें, उसके बाद मेडिकल आप मुझे क्लिक करके बता देना कि किस कंपनी को दिया आपने, मुझे तो वो नहीं मिल रहा। आप इस तरह करें ना, हमारे जो ड्रैप के स्पोक्स पर्सन है ना, उनको कॉल कर लें। ड्रैप के स्पोक्स पर्सन क्या कहेंगे इस पे? बहुत शुक्रिया, गजनफर साहब लाइन ड्रॉप कर गए हैं
और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा कि अब बाकी बातें आप रैब के स्पोक्स पर्सन से कर लें। जी राना साहब, आप कह रहे थे कि 2500 पेंडिंग केस है, गजनफर साहब कह रहे हैं नहीं 35,000 पेंडिंग। देखिए उन्होंने मेरी बात की तस्दीक कर दी ना सर। डॉक्टर साहब, एहसान दानिश साहब का और डॉक्टर अफजल का नाम याद है, गजनफर अली साहब। बिल्कुल, आपने अभी देखा, बाकी किसी कंपनी का उन्हें नहीं याद नहीं है, क्योंकि कंपनी एक ही है ना, और इस कंपनी को भी उन्होंने एग्जाम्पशन दी हुई है कि भाई आप करें। सर इसको सादा अल्फाज में आप ऐसे कह लें, सादा अल्फाज में ऐसे कह लें कि ये ड्रैप ने मेडल को ब्लाइज करने के लिए सारा ड्रामा रचाया। ये मैं आसम रऊफ साहब से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका तो पुराना वतीरा है कि वो तो रब्ता ही नहीं करते, उनके ऑफिस जाए वहां नहीं मिलते, टेलीफोन करें वहां नहीं मिलते। उन्होंने तो शायद उनका यज्ञ कादी एजेंडा है, चुप सौ सुख उनका यज्ञ कादी एजेंडा नहीं साहब। ये तमाम चीज़ों का आसम रऊफ की तकर्री से लेके उसके आज तक के किरदार के आप इन्वेस्टिगेट करें, इंशाल्लाह हर चीज़ के पीछे आसम रऊफ। एहसान दानिश साहब को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो आ जाएं टेलीफोन लाइन पे, उनको मैसेज भी छोड़ा है, लेकिन वो पहले दिन तो उन्होंने बात की थी और बाद में उन्होंने कॉल करके ये भी कहा था कि मैं डिटेल के साथ बताऊंगा, ये मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। अब वो टेलीफोन लाइन पे भी नहीं आ रहे और स्टूडियो में भी नहीं आ रहे। इसमें वजारत सेहत का भी कोई रोल है? देखें, ड्रैप की अगर हम बात करें तो ये सारा आपस में सारे इंस्टीट्यूशन जो है इंटरकनेक्टेड हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को ये कि इसको रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बनानी चाहिए, इसकी उम्र का तयन करना चाहिए, इसकी प्राइस के लिए रिकमेंडेशंस ड्रैप को देनी चाहिए कि जी ये इसकी इतनी प्राइस है और ये अफोर्डेबिलिटी है लोगों की। और प्रॉपर जो सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट में हेल्थ सिस्टम को के अंदर होने चाहिए कि जी आर्डियोलॉजी सेंटर हैं, यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे आप आके मुआयना करवाएं। मेरा ख्याल है ये जितना कुछ आप बता रहे हैं इसकी बजाय अगर सिर्फ एक ही काम हो जाए कि यहाँ पे इसकी कीमत कम हो जाए, और असल कीमत के कम होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितने भी लोग इसको डिवाइस को इंपोर्ट करना चाहते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करें ड्रैप और उनको इजाजत कंपटीशन हो, ओपन मार्केट होनी चाहिए सबके लिए। जो कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं, देखिए सैकड़ों कंपनियां पाकिस्तान में मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें इंपोर्ट कर रही हैं, और मेडिसिन में भी जहाँ पे कंपटीशन आ जाता है रेट कम हो जाते हैं, जहाँ पे कंपटीशन नहीं आता। हालांकि मौजूदा हुकूमत की एक बड़ी अच्छी ये पॉजिटिव पॉलिसी थी कि इन्होंने कंपटीशन को काफ़ी फ़रोग दिया और इनकी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा लोग इंडस्ट्री में आएँ और कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा हो। और इस तरह खुदा के लिए हेल्थ को कम अज़ कम और इन मासूम लोगों पर तरस करें। ये लोग मुंतज़र हैं उन महकमों की इमदाद का, उन महकमों की नज़रसानी का, उनकी मेहरबानी का। ये मुंतज़र हैं बच्चे और इन बच्चों पे थोड़ा सा तरस करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। कॉकलियर इम्प्लांट पाकिस्तान में एक ऐसा संगीन मसला है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों जो बच्चों के वरसा हैं, जो वालिदैन हैं, वो इस इशू को भुगत रहे हैं। इतनी महंगी डिवाइस है पाकिस्तान में, 20 लाख रुपया कम अज़ कम इसकी लगाने पे लगता है और उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए इसके सर्विस चार्जेस होते हैं। बैतुल माल के हवाले से अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे और इस कॉकलियर इम्प्लांट के धंधे में जो कुछ हो रहा है इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन अगले प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।